उस दिन रात के 11 बज चुके थे। अनामिका अपने ससुराल में सास ससुर पति के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। पर उस रात अनामिका को कोशिश करने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। वो उदास होकर बगीचे में बेंच के ऊपर जाकर बैठ जाती है। ये कैसी जिंदगी है? जिनके पास पैसे हैं उनकी जिंदगी खुशहाल है, जिनके पास पैसे नहीं वो दुखी है। मैं तो यही सोचती हूँ, जैसे दिन के बाद रात होती है, नल चालू करते ही पानी आने लगता है, वैसे ही चुटकी बजाते अगर पैसे आ जाते तो कितना बढ़िया होता। फिर इस दुनिया में गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है ना। अब चूंकि वो बहुत परेशान थी, सासू माँ शारदा बहू अनामिका के पास आती है। क्या हो गया बहू, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही है सासू माँ। तपती धूप में मेहनत करने वाला शरीर को रात में आराम करना चाहिए। खाना खाने के बाद निद्रा देवी हमें बुलाती है। अगर वो तुम्हें नहीं बुला रही है मतलब तुम में कोई तकलीफ है। क्या हो गया बताओ? शारदा के ऐसे पूछने पर अनामिका बिना कुछ कहे बस रोने लगती है। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा कि शारदा अपनी बहू को ज्यादा समझाने की भी कोशिश नहीं की। रो लो बेटा, जितना रोना है रो लो, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाए फिर तुम बताओ, यहाँ क्यों अकेले तुम इस तरह बैठी हो? तुम्हारे मन में इतनी सारी तकलीफें किस बात के लिए है? हमारी मिडिल क्लास की जिंदगी को लेकर मैं दुखी हूँ सासू माँ। क्यों दुखी हो बहू? जीने के लिए हमारे पास इतना बड़ा सा घर है, काम के लिए हाथ पैर है, रोने के लिए हमारे पीछे लोग हैं। पर हमारे मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं है। फिर इतने लोग होने का क्या फायदा? अगर कभी कहते हैं कि हम मुसीबत में हैं, तो कोई हाथ भी नहीं बढ़ाएगा मदद के लिए। कभी कह दिया कि हम भूखे हैं, थोड़ा खाना दे दो, तो तुरंत कह देंगे कि अभी अभी तो बर्तन ही धोया है। तुम क्या कहना चाहती हो? जब तक अच्छे से हाथ पैर चल रहे हैं, हमें अच्छे से पैसे कमा लेना चाहिए सासू माँ। इसलिए कह रही हूँ माँ जी, जब पिताजी कूली का काम करने गए और बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे गिर गए, उन्होंने अपना पैर खो दिया, व्हील चेयर पे आ गए। आपने पिताजी के देखभाल के साथ साथ रमेश को भी पाल पोस के बड़ा किया, बहुत मेहनत की। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है सासू माँ। अनामिका की ये बात सुन के शारदा की आंखें भर आती है। आपने जैसा कहा, काम करने के लिए हमारे पास 2 हाथ है, पर इस तरह मजदूर का काम करने के लिए नहीं, खेती बाड़ी के काम के लिए नहीं। तो फिर मिट्टी सान के घड़ा बनाने के लिए है, या फिर गोबर से गोईठा बना के उसे बेचने के लिए है? बेच सकते हैं माँ जी, पर घड़ा या गोईठा नहीं, हम रोटियां बनाकर उसे बेच सकते हैं माँ जी। इस तरह मेहनत करने के साथ साथ पैसे मिलने का भी उम्मीद रख सकते हैं। और अगर रोटी का व्यापार चल गया तो हम रोटी का व्यापार भी कर सकते हैं। तुम जो कह रही हो बहुत सही है बेटा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग तो होंगे ना जो रोटियां बेच रहे होंगे। होगा सासू माँ, जरूर होगा, पर वो जिस तरह से रोटियां बनाते हैं और हम जैसे बनाएंगे उसमें बहुत फर्क होगा। उसी के साथ जो कीमत होगी उससे हमारी रोटियां बिकेंगी माँ। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बहू। दूसरे जगह कैसे रोटियां बनती है मुझे ये नहीं पता, पर हम लकड़ी के आग में कम आंच में धीरे धीरे ग्रिल करके रोटियां पका के बेचेंगे। रोटियां बेचना जरूरी है बहू? बहुत जरूरी है माँ जी। आप घर पे रह के पिताजी का ख्याल रखिएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है बहू, चलो अब सो जाते हैं। ऐसा कह के शारदा अनामिका को लेके घर के अंदर चली जाती है। वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह रोटियां बनाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत थी, आटा, लकड़ियाँ, सारी चीजों का अनामिका बंदोबस्त करके सास ससुर से आशीर्वाद लेती है। तुम जो काम करने जा रही हो उस काम में तुम्हें सफलता जरूर मिले बहू। सारी समस्या दूर हो जाए और हमारी जिंदगी सुधर जाए। तुम्हारे मन में जो है उसमें सफलता मिले बहू। अनामिका, अपना ख्याल रखना। जब सड़क से जाओ तो ध्यान से जाना। ठीक है जी। इस तरह अनामिका अपने ठेले को धकेलते हुए सड़क पे चली जाती है गर्मा गर्म रोटियां बेचने के लिए। माँ जी, माँ जी। जैसे ही वो बुलाए उस घर से निर्मला निकल आती है। क्या हुआ, क्या चाहती हो? मालकिन, गर्मा गर्म रोटियां, इसे मैंने लकड़ी के चूल्हे में ग्रिल करके बनाया है। आज ही से मैंने ये व्यापार शुरू किया है। आपका हाथ बहुत शुभ है, इसीलिए आपसे शुरू करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर निर्मला बहुत खुश हुई। 2 रोटियां ले लीजिए, आपसे पौनी करेंगे ना, 1-1 रोटी
10 रुपए के होंगे, 2 रोटी लेंगे तो 20 रुपए लगेंगे। अनामिका की बातें सुन के निर्मला अंदर आके पैसे ले जाती है। फिर अनामिका से रोटियां लेकर उसे पैसे दे देती है। अनामिका खुशी खुशी पैसे लेकर वहाँ से दूसरे घर की तरफ चली जाती है। वहाँ कमला नाम की एक महिला से बातचीत करती है। आज पैसे नहीं दूंगी अनामिका, आज खा के देखूंगी, अच्छा लगा तो कल पैसे दूंगी। ठीक है मालकिन, अनामिका इस तरह कहती है। फिर कमला को 2 रोटियां देकर वहाँ से वो दूसरे घर पे चली जाती है। वहाँ स्कूल टीचर सुधाकर जी उसे मिलते हैं। वहाँ सुधाकर जी को वो अपनी रोटियों के बारे में बताती है और 2 रोटियां देती है। सुधाकर जी पैसे भी दे देते हैं। इस तरह अनामिका हर एक घर जाती है। वहाँ सभी को अपने रोटियों के बारे में बताती है, उसकी तारीफ करती है और रोटी बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। उसने जितने पैसे लगाए थे उससे कई अधिक पैसे उसने कमा लिए थे, जिस वजह से घर के सभी लोग बड़े खुश थे। अगले दिन भी अनामिका अपने ठेले गाड़ी को धकेलते हुए रोटियां बना रही थी। लकड़ी के धीमी आंच में रोटियां सेकते हुए वो आगे जा रही थी। तभी निर्मला आवाज लगाती है, सुनो अनामिका, तुम्हारी रोटियां बड़े अच्छे थे, रोज दे के जाया करो। उसकी ये बात सुन के अनामिका बहुत खुश हुई। फिर कमला ने भी अनामिका को बुलाया। नई रोटी लेने के साथ साथ कल लिए रोटियों के पैसे भी उसने अनामिका को चुकता कर दिया। इस तरह उस दिन भी अनामिका की बिक्री बहुत अच्छी रही और तीसरे दिन भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। देखते ही देखते ठेला गाड़ी से अनामिका अब एक अपना खुद का ढाबा शुरू कर दी। ऑर्डर लेती थी और फुल्का का घर पे डिलीवरी भी कर देती थी। इस तरह अनामिका का धंधा 1 नंबर व्यवसाय के रूप में चलने लगा। घर पे सभी लोग खुशी खुशी जीने लगे। इस तरह गरीब बहू रानी का फुल्के का व्यापार पूरे घर की किस्मत ही बदल के रख दी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रात के करीबन 9 बज चुके थे। एक छोटे से घर में सास बहू शारदा अनामिका रहा करती थी। एक बिस्तर पे बाप बेटा प्रसाद और रमेश सो रहे थे और दूसरा बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। अनामिका सोने ही वाली थी क्योंकि उसे प्यास लगी थी, इसीलिए मटके के पास गई थी। उधर शारदा रोटियों को साथ में लेकर वहाँ आती है। बहू को पानी पीते हुए देखकर कहने लगती है, जो चावल बनता है वो हम बाप बेटे को खिला देते हैं। बहू, तुम पानी पी के पेट भर रही हो अपना। वो बात नहीं है सासू माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं जब काम ढूंढने गई थी तो वहाँ पे एक जगह अन्नदान हो रहा था। वहाँ जाके मैंने पेट भर के खाना खाया, इसीलिए मेरा पेट भरा हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं। भरे हुए पेट में पानी के लिए जगह नहीं होता है बहू। सासू माँ की इस बात पर अनामिका के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो सर झुका के खड़ी रहती है। क्योंकि मैंने जन्म नहीं दिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं। तुम मुझे सास जैसे ही देखती हो और वैसे ही समझती हो। अरे सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पिता की पत्नी रमेश की माँ होने से पहले मैं एक खुद औरत हूँ बेटा। मैं समझ सकती हूँ जब एक औरत पानी पी रही होती है तो वो क्यों पी रही होती है। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। शारदा ये चीज देख लेती है। माँ जी, ऐसा कह के वो शारदा को गले लगा लेती है। शारदा अनामिका के सर पे हाथ रख के उसे समझाती है। मुझे पता है बहू, जब देखा कि चावल कम है मैं शकुंतला मैडम के घर गई। उन्होंने बचावा रोटियां दी है। खाली पेट मत सो बेटा, ये एक रोटी खाओ, फिर 1 गिलास पानी पी के तब सो। ठीक है सासू माँ। फिर सास बहू एक जगह बैठ के रोटियां खाने लगती है और बातचीत करने लगती है। मेरे पति ने मुझसे शादी करके और मेरे बेटे ने तुमसे शादी करके हम दोनों की किस्मत ही खराब कर दी। हम जैसी पत्नी मिली तभी वो उनकी भूख पहले मिटाती है और खुद पानी पी के जिंदा रहती है। पिताजी, कम से कम वो तो हमें काम ढूंढने में मदद कर रहे हैं। उनकी किस्मत खराब है कि हमें कोई भी काम नहीं मिल रहा है। उनकी नहीं, हमारी किस्मत खराब है। वो अपनी भूख रोक के हमें 2 वक्त का खाना तो नहीं खिला रहे हैं ना। ऐसा कह के सास बहू एक एक रोटी खा लेती है। फिर घड़े के पास आके पानी पीती है। फिर बिस्तर पे जाके वो लेट जाती है। कल का दिन कैसा रहेगा, उन्हें क्या क्या करना है, इस बारे में बातचीत करते करते वो सो जाती है। अगले दिन अनामिका एक पुराना सिलाई का मशीन लेके जा रही होती है। शारदा नौकरानी का काम करके घर लौट आ रही थी।
उसे देखकर वो वहीं पे रोकती है। ये सिलाई मशीन लेके कहाँ जा रही हो बहू? सासू माँ, वैसे भी ये मशीन खराब हो गई है, हमें इसे ठीक करवाना होगा। उसके लिए पैसे नहीं है। अगर हम इस मशीन को बेच देते हैं तो कुछ पैसे आएंगे। उन पैसों से कम 2 दिन के लिए राशन पानी सब सामान आ जाएगा। ये सुनकर शारदा कुछ जवाब नहीं दे पाई। वो चुपचाप रह गई। आप घर जाइए सासू माँ, मैं इस सिलाई मशीन को बेचकर पैसे लेकर घर आती हूँ। इस बातचीत के बाद शारदा घर के तरफ जाने लगती है। अनामिका मशीन को लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आके अनामिका के पास में ही रुकती है। जब अनामिका उस गाड़ी को पार करके जाने लगी, एक आदमी उस गाड़ी से नीचे उतर आए। वो देखते हैं कि अनामिका एक पुरानी सिलाई मशीन लेके जा रही है। उनका नाम मनोहर था। मैडम, आप सिलाई मशीन लेके जा रही है, इसका मतलब है कि आपको सिलाई बुनाई आती है। इस सिलाई मशीन को ले जाकर आज आपने मुझे बचाई है। हर टेलर किसी न किसी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। वो कह रहे हैं उनके लिए 10,000 भारतीय झंडा सिलाई करना संभव नहीं है। ये सुनकर अनामिका हैरान रह जाती है। आपको 10,000 तिरंगा चाहिए? हाँ मैडम, आपने जिस तरह से सिलाई मशीन पकड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात माँ लक्ष्मी देवी सिलाई मशीन पकड़ के मेरे पास आई है। सर, आपको ये झंडे कब तक चाहिए? 2-3 दिनों के अंदर चाहिए। अरे सर, 2-3 दिनों में कैसे संभव होगा? मुझे सर मत कहो, मुझे भैया कहो। मुझे पता नहीं तुम कैसे सिलाई करोगी, पर ये बस हाथों के आकार का छोटा छोटा तिरंगा होगा। 2-3 दिनों के अंदर हाथों के साइज का तिरंगा? उसके लिए 3 रंग के कपड़े खरीदने होंगे, उन्हें काटने होंगे, फिर उन्हें सिलाई करनी होगी। बहुत काम होगा भैया। अरे बहन, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, बस तुम मुझे एक बार सी के दे दो। सारा तिरंगा सीने के लिए मैं तुम्हें नगद 15,000 रुपए भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर चाहो तो 5,000 एडवांस भी ले लो तुम। ऐसा कह के वो कुछ पैसे दे देता है। अनामिका उन पैसों को देखकर मनी मन कहने लगती है, कैसे भी इन पैसों से मुझे इस मशीन को ठीक करवाना होगा और दिन रात मेहनत करके मुझे तिरंगा सीना ही होगा। इस तरह अनामिका मनोहर की बातों पर तैयार हो जाती है और उनसे पैसे ले लेती है। गाड़ी से ही मनोहर अनामिका को उसके घर तक छोड़ देता है। फिर वो 3 रंगों के कपड़ों का रोल देता है, धागा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर रमेश, प्रसाद, शारदा तीनों ही बड़े आश्चर्य हो रहे होते हैं। जब अनामिका उन्हें देखती है तब अनामिका उन्हें एक एक बात खुल के बताती है। सासू माँ, पिताजी, अच्छी सुनते हैं, हम सबको मिलकर हाथ के आकार का तिरंगा बनाना है। 2 दिनों के अंदर 10,000 तिरंगे बना के उन्हें अगर देते हैं तो वो हमें 15,000 रुपए देंगे। 5,000 रुपए उन्होंने एडवांस भी दिया है। ऐसा कहकर वो पैसे वो शारदा को देती है। उसकी बातें सुनकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों ही बहुत खुश होते हैं। हाथ के आकार का कपड़ा मैं खुद काट के दूंगी बहू। फिर मैं जल्दी जल्दी सी दूंगी माँ जी। मैं उन तिरंगों को गिनती करके 1000 का बंडल बनाऊंगा और मैं उन तिरंगों को अच्छे से एक बक्से के अंदर पैक कर दूंगा। इस तरह सभी लोगों ने अपना अपना काम निर्धारित कर लिया। अनामिका पहले सिलाई मशीन को ठीक करवाती है। शारदा एक एक करके काटने लगती है। अनामिका सीने लगती है। प्रसाद 1,000 का बंडल बना के अलग रखते हैं और रमेश सारे बंडल को अच्छे से पैक कर देता है। इस तरह 2 दिन निकल जाते हैं। फिर मनोहर की गाड़ी आके अगले दिन अनामिका के घर पे रुकती है। तिरंगे बनके तैयार थे, ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। बचे हुए पैसे देकर सामान लेके वो चले जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय ध्वज उत्सव था, इसीलिए घर पे ही लड्डू बनाकर अनामिका सारे बच्चों को बांटती है। उस दिन से उसी सिलाई मशीन से सिलाई बुनाई करके अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।